रतलाम की बात रतलाम से, कहीं और से नहीं। और जब हम रतलाम की बात करते हैं तो रतलाम शहर के बीजेपी विधायक चैतन्य काश्यप जी हमारे साथ हैं। सर, बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका। अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है, उसके लिए सभी ने अपने अपने क्षमता के मुताबिक दान दिया। पहली बार हम सबकी ज़िंदगी में ये मौका आया कि हम कुछ योगदान अगर दे सकें इस भव्य मंदिर को बनने के लिए। चैतन्य काश्यप जी ने 1 करोड़ की राशि राम मंदिर निर्माण के लिए दी। चैतन्य जी, सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है, आप उन चंद, या मुझे लगता है कि शायद आप अकेले विधायक हैं जिसने विधायक निधि, वेतन भत्ते, विधायक निधि तो विकास के काम आएगी, वेतन भत्ते आपने लेने से इनकार कर दिया। और उस वक्त एनपी प्रजापति साहब को भी आपने ये बात कही थी और उन्होंने कहा था कि ठीक है। तो ये तब जबकि विधायक नहीं छोड़ते वेतन भत्ते, उनका अधिकार भी है, आपका भी अधिकार है, तो क्यों छोड़ दिया आपने वेतन भत्ता? आसिफ जी, आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है कि विधायक बनने के बाद जो वेतन भत्ते वो पेंशन मिलती है। सर, थोड़ा सा माइक अगर आप ऊपर कर लें। जी जी। मैं राजनीति के अंदर सेवा करने आया हूँ और मेरा ऐसा मत है कि हमें व्यक्तिगत तौर पर जो भी राशि मिलती है उसे शासन के मद में देना चाहिए और जो सक्षम हो, क्योंकि हमारे लोकतंत्र के अंदर हर जाति वर्ग के विधायक रहते हैं, हर समूह के आर्थिक रूप से सक्षम भी होते हैं। तो जो सक्षम हैं उन्हें अपने वेतन भत्ते व पेंशन को शासन को देना चाहिए। क्योंकि मैंने जो पहली बार सीताशरण शर्मा हमारे विधानसभा अध्यक्ष थे तब इसका समर्पण करा, तब विधानसभा के अंदर एक विषय आया था कि 1 रुपये की राशि ली जाए। तो मेरा तभी से डिबेट था, बाद में लोकसभा सचिवालय से हमने स्पष्ट करा कि मैं 1 रुपया भी नहीं लूँगा। कई लोगों की राय थी कि यह राशि लेकर के आप बाद में दान करें। तो मैं जैन दर्शन के अपरिग्रह सिद्धांत को मानता हूँ कि हम पजेश क्यों करें। हम अगर किसी संपत्ति को प्राप्त करें और फिर हमारे नाम से दान दें, जबकि मैं एक विधानसभा का सदस्य हूँ, मुझे मध्य प्रदेश शासन के कोष पर भरोसा होना चाहिए और उसके सदुपयोग पर भरोसा होना चाहिए। इसलिए मैंने वह राशि मध्य प्रदेश के कोष के अंदर कहा कि इससे मैं आहरण नहीं करूँगा, वह प्रदेश के लोक कल्याणकारी कामों में वह राशि लगे। चैतन्य जी, जब व्यक्ति पर्चा भरता है चुनाव लड़ने के लिए तो उसको अपनी आय, चल अचल संपत्ति घोषित करनी पड़ती है और हम देखते हैं लखपति कम करोड़पति बहुत ज़्यादा उम्मीदवार होते हैं, उसके बावजूद वो अपने वेतन भत्ते और पेंशन नहीं छोड़ते। और हमने देखा कि आज जब 250-300 रुपये का अनलिमिटेड प्लान मिल जाता है मोबाइल का, तब मोबाइल के नाम पे भी 5, 10, 15 हज़ार रुपये का सब मिलता है। आपको लगता है ये फिजूल खर्ची विधायकों को आपकी तरह आगे आना चाहिए जो कम से कम सक्षम है? मैंने आपसे पहले भी कहा कि लोकतंत्र के अंदर हर वर्ग व श्रेणी के हमारे विधायक बंधु चुन करके आते हैं और हर व्यक्ति की आवश्यकता या उसकी संपन्नता का मापदंड हम यहाँ पर बैठ के नहीं कर सकते हैं। और ये सारे कार्य ऐसे जो व्यक्ति स्वप्रेरणा से करता है, वो उनके अपने चिंतन का विषय होता है और अगर वे इस पर जितना सोचते हैं उतना वो आगे बढ़ सकते हैं। राम मंदिर अयोध्या में भव्य बन रहा है और रतलाम से, मध्य प्रदेश से बहुत बड़ा दान लोगों ने इकट्ठा किया, चंदा इकट्ठा किया। उसमें 1 करोड़ की राशि आपकी तरफ से भी थी। कितनी आस्था, कितनी श्रद्धा व्यक्तिगत तौर पर, मैं एक विधायक तौर पर नहीं, मैं एक नेता के तौर पर नहीं, मैं व्यक्तिगत तौर पर चैतन्य काश्यप जी के लिए सवाल पूछ रहा हूँ। ये राम का मंदिर बनना इस देश के लिए एक ऐतिहासिक समय है और यह एक युग परिवर्तन की बात भी है कि हमारी संस्कृति के संवाहक और जिन्हें हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं और जिनके आचरण से राजाओं की वृत्ति कि राजा कैसा हो, प्रजा के हित में कैसे रहे, वो अपने वचनों से और अपने कर्मों से अपने आप को कैसे सिद्ध करे, इस सारे के प्रतीक हमारे राजा राम रहे। और मैं ऐसा मानता हूँ कि चाहे मेरा एक सामाजिक जीवन हो या आर्थिक जीवन हो या राजनीतिक जीवन हो, राम की मर्यादाओं को पालना हमारा एक बहुत बड़ा कर्म है और हमें राम जैसे व्यक्तित्व का चरित्र जो मिला है हम उसका अनुसरण करें। और जब उनके मंदिर की बनने की बात आती है तो निश्चित रूप से पूरी दुनिया के लिए राम का चरित्र एक आदर्श चरित्र है और उनका मंदिर, कोई भी शिल्प होता है वह शिल्प हजारों सालों तक
उस व्यक्ति के बारे में हमें स्मरण कराता रहता है कि इस तरीके के व्यक्तित्व हजारों सालों के पूर्व हमारे बीच में हुए तो हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति कितनी उन्नत रही, इसका भी प्रतीक होता है। अतः मैंने व्यक्तिगत तौर पर यह मेरा अपना दायित्व भी बनता है कि अगर मैं सक्षम हूँ तो मैं जितना संभव हो सके उतना दान देकर के उस भव्य मंदिर के निर्माण में अपना सहयोग करूँ। इस बीच एक बात ये उठती है कि राम राज्य की जो परिकल्पना है उसमें ज़रूरी नहीं कि भगवान राजा राम ही आकर गद्दी पर बैठें या वो मुख्यमंत्री की गद्दी संभालें। यदि उनके बताए आदर्शों पर अगर सरकार चल रही है, जनता सुखी है, प्रजा सुखी है, तो वो अपने आप में राम राज्य है। राम राज्य आज के ज़माने में इस कलयुग में तभी आ सकता है जब प्रजा यानी जनता को सुख सुविधाएं मिले। एक बहुत बड़ी समस्या बहुत दिनों से सागोद और सुभाष नगर आरओबी को लेकर आ रही थी सर, रेलवे ओवरब्रिज को लेकर, और उसमें आपकी कोशिशों से आपके बहुत बड़ा योगदान रहा। उसमें सागोद के लिए तो राशि भी स्वीकृत हुई सेतु निगम को। सुभाष नगर जो आरओबी है उसका सर काम अभी कहाँ पहुँचा है, क्योंकि वो भी लोगों की बहुत मांग है और बहुत सहूलियत हो जाएगी अगर आरओबी बन जाता है तो। सुभाष नगर के आरओबी का काम करीब करीब समापन की ओर है। थोड़ा सा उसके इलेक्ट्रिकल पोल शिफ्टिंग का और उसमें राशि अतिरिक्त आवश्यकता थी, तो कोरोना का काल होने से थोड़ा सा 6-8 महीने का विलम्ब हुआ है, पर मुझे लगता है अगले 6 माह में सुभाष नगर का ओवरब्रिज बन करके तैयार हो जाएगा। जी, सड़कों को लेकर जनता हमारे ज़रिए से थोड़ा आपसे पूछना चाहती है सर कि अभी मानसून की वजह से सड़कें ये हैं या जल्द इनका सुधारीकरण होगा? मानसून के कारण से सड़कों में तत्काल समस्या आती है, परंतु रतलाम में पिछले 3 सालों से 4 सालों से सीवरेज का एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्य प्रोग्राम रतलाम में चल रहा है, जो 125 करोड़ की योजना थी कि पूरे नगर का सीवरेज बने, और पूरी दुनिया में स्थापित है कि जब हम नगर से महानगर की ओर जाते हैं तो नगरीय व्यवस्थाओं में सीवरेज का होना बड़ा महत्वपूर्ण होता है। और जब सीवरेज डलता है तो करीब करीब 250 किलोमीटर सड़कों के ऊपर खोद करके पाइप डाले गए। तो एक बार तो यह तकलीफ हमें उठाना थी, परंतु पिछले फरवरी के दौरे में हमारे मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी ने बड़ी स्पष्ट घोषणा करी है कि अगले 3-4 सालों के अंदर हम 165 किलोमीटर सड़कें जो बहुत टूट फूट गई है उन सड़कों के ऊपर पूरी 125 करोड़ की हमने कार्य योजना दी है और उसके ऊपर कार्य प्रारंभ हो गया है। पिछले बजट में हमें इसके लिए 18-20 करोड़ मिले हैं और अभी इस बार भी हमें उसके लिए राशि मिलेगी। तो लगातार हम रतलाम में जो सड़कें, सीवरेज, वो पाइपलाइन, पानी की व्यवस्था, हमने पूरी पाइपलाइन नई डाली 170 किलोमीटर की, तो हम उन सारी सड़कों को ठीक करके, और इस वर्षा काल के बाद में, वर्षा काल में ज़रूर थोड़ी तकलीफ रहेगी, तो वो तत्काल हम व्यवस्था कर रहे हैं कि वो खड्डे बुर जाए, आम लोगों को इसमें तकलीफ नहीं रहे। परंतु 8 लेन एक्सप्रेसवे के बाद में उसकी प्रासंगिकता नहीं रही, तो वापस से एमपीआरडीसी के माध्यम से मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट ने उसे टोल के ऊपर वह चौड़ीकरण करना, वो उसके मेंटेनेंस के कार्य को प्रारंभ करा है। और मुझे उम्मीद है, क्योंकि रतलाम झाबुआ का अपना एक जो झाबुआ की लोकसभा सीट है, रतलाम के नाम से उस सीट को जाना जाता है, तो दोनों जिलों का आपस में अच्छा जुड़ाव होना, आपस में जाना आना प्रशासनिक और राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। और व्यवसाय की दृष्टि से पूर्व में रेलवे के माध्यम से यहाँ से मेघनगर, बामनिया, थांदला का व्यवसाय था, अब पूरे झाबुआ, पेटलावद, तो ये पूरे क्षेत्र का व्यवसाय रतलाम की ओर जो हमें लाना है, तो सड़कों का जाल जितना अच्छा होगा रतलाम का उतना लाभ होगा। एक बहुत अहम बात है और वो ये है कि देखिए, एक जनप्रतिनिधि काम करता है, काम करने के दावे करता है, लेकिन वो दावे कितने खरे उतरे हैं, उन दावों में कितनी सच्चाई है, ये तय करती है जनता। और अगर एक बार आप विधानसभा में पहुंचे हैं, दोबारा आपको उसी सीट से जनता फिर आपको मौका देती है, चेतन काश्यप जी के बारे में बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब पहला टेन्योर तो जनता को पसंद आया, नतीजा जनता ने दोबारा अपना विधायक चुना। पहले टेन्योर के तो बहुत सारे विकास काम हैं चेतन जी, लेकिन दूसरे टेन्योर में वो कौन से बड़े काम हैं जो आपको लगता है कि अभी किए जाने बाकी हैं, क्योंकि अभी आधा कार्यकाल बाकी है करीब करीब, तो अभी किए जाने बाकी है, और इस आधे कार्यकाल में कौन से अभी इम्पोर्टेंट जो काम है वो आप कर चुके हैं? रतलाम नगर को पूरे बालवा का एक प्रमुख व्यावसायिक व औद्योगिक केंद्र बनाना,
यह सपना मेरा प्रारंभ से ही रहा और इस दूसरे कार्यकाल में हमने रतलाम के पास में सन 2014 के अंदर 1550 के करीब हेक्टर ज़मीन जो शासकीय भूमि है वो चिन्हित करी थी, परंतु दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल डेडिकेटेड रेट जो फ्रेट कॉरिडोर बनना था वह प्रोग्राम थोड़ा धीरे हुआ। तो इस बार हमने मुख्यमंत्री जी को प्रस्तावित करा कि मध्य प्रदेश इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इस प्रोग्राम को आगे ले, और पिछले फरवरी माह में उन्होंने इस बात की यहाँ घोषणा करी कि रतलाम के पास में, क्योंकि जो 8 लेन एक्सप्रेस वे अभी रतलाम में दिल्ली बम्बई का बन रहा है उससे समीप्य होने का हमें रतलाम को लाभ मिले, और यह इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की घोषणा मुख्यमंत्री द्वारा की गई। और कल ही इसके हमारे उद्योग के प्रमुख सचिव श्री संजय शुक्ला जी यहाँ आए थे, हमने भूमि का निरीक्षण भी करा और कई उद्योगपति आज मध्य प्रदेश को देख रहे हैं। यह एक हमारे मुख्यमंत्री जी की उपलब्धि है कि आज मध्य प्रदेश एक शांति का टापू बना हुआ है, चाहे औद्योगिक शांति हो, सामाजिक शांति हो, तो मध्य प्रदेश की ओर पूरे देश के कई बड़े बड़े उद्योगपतियों का आकर्षण बढ़ा है। तो मुझे लगता है कि कई उद्योगपतियों के प्रस्ताव है अगले 2-4 माह के अंदर हम वहाँ पर बड़े उद्योगों को, लॉजिस्टिक हब को, कोई आवासीय योजनाएं हो, विश्वविद्यालय हो, वह निवेश क्षेत्र का उसको नाम दिया है कि उसमें कोई मर्यादित कार्य नहीं है कि सिर्फ उद्योग लगेंगे, हर तरीके की व्यावसायिक व दूसरी गतिविधियाँ वहाँ संचालित हो सकती है। तो सारे कार्यों के लिए मुझे लगता है कि वह एक अच्छा स्थान रहेगा। दिल्ली मुंबई के बीच में होने से हमारा प्रयास भी रहेगा कि हम वहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री का भी एक शुरुआत करें, क्योंकि वह जो जगह है वह पहाड़ों के नीचे जगह है। एक अच्छा ये चेतन जी दिलचस्प बात है, आप तीसरी आना प्रारंभ होते हैं। देखिए, रतलाम के बारे में, रतलामी सेव तो सबसे ज़्यादा मशहूर है, न सिर्फ मध्य प्रदेश में, देश में, बल्कि विदेशों में भी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। इसके साथ साथ रतलामी साड़ी का बड़ा क्रेज़ है सर महिलाओं में। पति अपनी पत्नियों को रतलामी साड़ी गिफ्ट करना चाहते हैं। सराफा कारीगरी बड़ी खूबसूरत है। इसके अलावा जो बहुत अहम है वो चीज़ें हैं कॉपर, प्लास्टिक, केमिकल्स, ये उद्योग के क्षेत्र में। मेरा सवाल आपसे ये है सर, इन सबसे हटकर अभी कोरोना काल हमने झेला है, उस कोरोना काल में वो रतलाम मेडिकल कॉलेज जो रतलाम में लाने में आपका बहुत बड़ा योगदान रहा सर, कितना मददगार वो साबित हुआ और कितनी चुनौतियां थी उस मेडिकल कॉलेज को रतलाम में खड़ा करने के लिए? मेडिकल कॉलेज को रतलाम में बनाने का कार्य मेरे प्रथम कार्यकाल में प्रारंभ हुआ और भवन बन करके तैयार था, परंतु प्रथम कोरोना का जब महामारी हमारे यहाँ पर आई, प्रथम लहर जिसको हम कहते हैं, तब हमने यहाँ पर 150 बिस्तर का कोविड सेंटर तत्काल प्रारंभ करा। परंतु दूसरी लहर के अंदर जो आवश्यकता लगी, पहली लहर में अस्पतालों की आवश्यकता कम थी, तो हमने मेडिकल कॉलेज को 450 बिस्तर तक ऑक्सीजन बेड हमने बनाए। और वह मैं ऐसा मानता हूँ कि दूसरी लहर के अंदर एक बहुत बड़ा वरदान रतलाम नगर ही नहीं, झाबुआ, अलीराजपुर, मंदसौर, नीमच व उज्जैन के हमारे आसपास के क्षेत्र को, सब लोगों को इसका लाभ मिला, क्योंकि उस समय हमारी जब मध्य प्रदेश की सारी स्वास्थ्य सुविधाओं का केंद्रीकरण इंदौर पर हुआ है, परंतु इंदौर समस्त ऑक्सीजन बेड फुल हो गए थे और लोगों की निगाह लग रही थी। और मुझे इस बात का गौरव भी मैं मानता हूँ कि रतलाम मेडिकल कॉलेज में जो भी पेशेंट आया, चाहे 2-4-6 घंटे देरी हुई हो, बेड खाली नहीं हुआ हो, परंतु करीब करीब किसी पेशेंट को यहाँ से वापस नहीं भेजा गया। हर पेशेंट को यहाँ रखा और सबका इलाज हुआ, और वह पूरा इलाज मध्य प्रदेश सरकार की ओर से मुफ्त में हुआ, क्योंकि नहीं तो जो इंदौर का व्यवसायीकरण मेडिकल का है उसमें कम से कम प्रति व्यक्ति 5 से 10 लाख रुपए का खर्चा था। और इस दूसरे काल में हर परिवार के 4-4, 5-5 लोग बीमार हुए, तो अगर एक मध्यम वर्गीय परिवार को अगर 4-5 लोग अगर कोरोना से ग्रसित हों तो 40-50 लाख रुपए का अगर उनके जीवन के अंदर कोई झटका लग जाए तो पूरे जीवन भर उनके बच्चों का भविष्य, उनके परिवार का भविष्य खत्म होता है। तो मुझे लगता है कि बीमारी के साथ में आर्थिक रूप से भी हम इसमें सहयोग देने में तत्पर रहे, और उससे बड़ा पूरे क्षेत्र के आसपास के जिलों में, आदिवासी अंचल से लेकर के किसानी क्षेत्र के मंदसौर, नीमच तक के व्यक्तियों को हमने यहाँ से सेवा करी। एक अनुपम अवसर पूरे रतलाम नगर को मिला, और मैं अपने आप को बहुत बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ कि इस बुनियाद को खड़ा करने में एक मुझे जनता ने अवसर दिया और मैंने अपने दायित्व को पूरा करा। देखिए, अब अगला सवाल जो है वो मैं हर रतलामी के दिल का सवाल पूछने वाला हूं, और अगर उस सवाल के जवाब में विधायक जी का जवाब आपको अच्छा लगे तो आप ताली बजा के विधायक जी का स्वागत कीजिएगा। सवाल ये सर, कुछ दिन पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया मालवा आए
वो आपके घर भी आए, आपसे मुलाकात भी की, और ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास अब नागरिक उड्डयन मंत्रालय है और हर रतलामी चाहता है कि एक बड़ा हवाई अड्डा अब रतलाम में हो। वो क्यों इंदौर देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट जाए? और जब आप निवेश भी चाहते हैं, जब आप उद्योग भी बढ़ाना चाहते हैं, तो प्राथमिकता है कि अपना एक हवाई अड्डा, बड़ा हवाई अड्डा रतलाम का हो। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से आपकी बात हुई इस सिलसिले में? उन्होंने क्या आश्वासन दिया? आपने बात तो की होगी, ये तो मुझे मालूम है। मंत्री बनने के तत्काल बाद मैं दिल्ली में उनसे मिला था और मुझे बड़ा हर्ष भी हुआ कि जिस दिन मैंने उन्हें पत्र दिया और उसके 2 रोज बाद जब मैं इंदौर एयरपोर्ट पर उतरा तो इंदौर एयरपोर्ट अथॉरिटी के इंजीनियर ने आकर के मुझसे मुलाकात करी और उन्होंने कहा कि हमारे मंत्री जी का, महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक पत्र आया है और उन्होंने तत्काल जानकारी मांगी है कि रतलाम की क्या संभावना है। और कल मुझे उनका पत्र भी प्राप्त हुआ है कि उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जो उड़ान की जो पूरी रचना केंद्र सरकार ने करी है रीजनल एयरपोर्ट्स को विकसित करने की, उसमें रतलाम को शामिल करके और सारे निजी एयरलाइंस के साथ में चर्चा करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित करा है। और उन्होंने साथ में लिखा है कि मुझे बहुत उम्मीद है कि हम रतलाम में जल्द से जल्द हवाई सेवा चालू करेंगे। तो मुझे लगता है कि केंद्रीय मंत्री होने के नाते, मध्य प्रदेश के हमारे एक प्रमुख राजनेता होने के नाते जो उन्होंने लिखा है, तो रतलाम को हवाई सौगात बहुत जल्द मिलेगी और हवाई सौगात मिलने के साथ में हवाई अड्डा बनने से भी रतलाम में औद्योगिक निवेश आकर्षण करने में हमें लाभ मिलेगा। इंदौर मालवा की जब हम बात करते हैं, तो निमाड़ की जब बात करते हैं या मालवा की बात करते हैं, तो बीजेपी का गढ़ तो रहा है और अच्छी खासी सीटें मिलती रही, आप 2 बार से विधायक चुने जाते रहे हैं। ये क्या एक ऐसी सौगात है जो मालवा को और ज़्यादा बीजेपी को मजबूत कर देगी मालवा में, अगर ये सौगात मिल जाती है? मेडिकल कॉलेज मिल गया, 4 लेन सड़क बन रही है, सड़कें चौड़ी हो रही हैं, उसके अलावा विकास के काम जब हम बीजेपी के नेतृत्व में, हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में जो विकास के कार्यों को हम अंजाम दे रहे हैं, निश्चित एक राजनीतिक दल की उससे प्रतिष्ठा बढ़ती है और राजनीतिक दल की प्रतिष्ठा बूंद बूंद से घट बढ़ता है। जब विधायकों का कार्य की शैली, विधायकों के विकास के क्रम, एक एक नगर के ऊपर योजना बना करके कार्य करना, और हम उसी श्रेणी में लगे हुए हैं। हमारे पिछले फरवरी के दौरे में मुख्यमंत्री जी ने रतलाम के 5 साल का विकास का रोड मैप बनवाया और करीब करीब पूरे प्रदेश के हर महानगर या नगरों का एक ऐसा रोड मैप तैयार करा कि यहाँ के नगर किस तरीके से एक व्यवस्था के साथ में सुंदर नगर हो और आकर्षण वाले नगर हो, क्योंकि नगरीय व्यवस्था जब आकर्षित करती है तभी वहाँ निवेश आता है। ये दोनों का आपस में संबंध है और वह पंचवर्षीय रोड मैप जो हमने बनाया, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का धीरे धीरे मालवा निमाड़ ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जो आधार बड़ा है, आज भारतीय जनता पार्टी के आधार को पूरे देश में भी चुनौती नहीं है, परंतु इस आधार को और मजबूत करने के लिए लगातार हम विकास के कामों को करेंगे और उसमें रतलाम की जो हमारे विकास के कार्यशैली है, वह कार्यशैली अन्य लोगों के लिए प्रेरणा का कारण भी बने। मेरा ऐसा हमेशा प्रयास रहता है कि मैं वो ऐसे कार्य करूं कि जिससे जनता का भी लाभ हो और पार्टी की छवि में भी रोज निखार आए, क्योंकि वह भी हमारा एक दायित्व है कि हम जिस संगठन के माध्यम से आज जनता की सेवा में लगे हैं, उस संगठन का आधार बहुत मजबूत हो। एमपी को अहिंसा का टापू कहा जाता है और शांति का टापू कहा जाता है। ये आप एक कॉन्सेप्ट लेके आए, अहिंसा ग्राम, उसमें 100 गरीब परिवारों को आपने आवास दिए हैं, निःशुल्क दिए हैं। यहाँ तो अगर 5 आवास भी सरकारी आवास मिल जाएं तो विधायक नारियल फोड़ते हैं, उद्घाटन होता है, बाकायदा विज्ञापन आते हैं। आपने अपने दम पर, अपने स्रोत से अहिंसा ग्राम खड़ा किया, 100 लोगों को घर भी दिया। तो ये अहिंसा ग्राम के पीछे की क्या सोच थी और क्या ये अभी और आगे बढ़ेगा सर? अहिंसा ग्राम की स्थापना मैंने 2005 में करी और उस समय यह सोच मेरे मन में आया था कि गरीबी से कैसे मुक्ति हो, और गरीबी से मुक्ति तो किसी भी व्यक्ति को 5-10 लाख रुपए देकर के हो सकती है, परंतु उसके जीवन का परिवर्तन, क्योंकि गरीबी से पैसा आने से कई बार एक चक्र है। पूरे साउथ ईस्ट एशिया के अंदर आप देखेंगे, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार और सब जगह पर गरीबी एक क्रॉनिक डिजीज के रूप में, कि जो एक बार आदमी गरीबी से निकलता है फिर गरीबी में आता है। तो वापस गरीबी में आने के कारणों पर मैंने अध्ययन करा और फिर एक ऐसे ग्राम की कल्पना करी कि हम एक रहने का स्वस्थ
वातावरण दें, एक अच्छा माहौल उनको दें और उनके बच्चों के भविष्य के लिए ऐसा माहौल बना करके दे। तो अहिंसा ग्राम की कल्पना वही थी। 2 कमरे का मकान हमने पूरा बना करके दिया। तत्कालीन हमारे मार्गदर्शक लालकृष्ण आडवाणी जी उस समय रतलाम आए थे और जो हमारे जैन आचार्य जैन सेन सुरेश्वर जी महाराज साहब व आचार्य महाप्रज्ञ जी की निश्रा के अंदर मैंने कार्य प्रारंभ करा और यह कल्पना मैंने सामाजिक जीवन में करी थी। परंतु हमारे जैन संतों ने कहा कि यह जो कार्य है बड़ा बृहद तरीके का है। आप दान धर्म से 1000-2000 लोगों का लाभ कर सकते हैं, परंतु अगर राजनीतिक क्षेत्र में किसी अच्छी भूमिका में रहेंगे तो लाखों लोगों का लाभ हो सकता है। और मुझे बड़ा संतोष है इस बात का कि मैं जब 2004 में इसी प्रण को लेकर के राजनीति में आया तो आज हर राजनीतिक एजेंडे का, राजनीतिक पार्टी का अगर आप एजेंडा देखेंगे तो आवास सबसे महत्वपूर्ण बिंदु आज बन चुका है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 2022 तक हम हर व्यक्ति को आवास देंगे। आवास से खाली ईंट गारे चूने का मकान नहीं होता है। एक स्वस्थ आवास होने से बच्चों के मन पर असर गिरता है, उसका एक सामाजिक परिवर्तन होता है और उनके जीवन के अंदर बदलाव आता है। इसीलिए हमने जो अहिंसा ग्राम बनाया था उसमें आवास, आजीविका, शिक्षा, स्वास्थ्य व संस्कार, इन 5 चीज़ों का संयोजन करा और आज वहाँ पर 105 बच्चे हैं। 80-85 परिवारों के विभिन्न 32 जातियों के समुदाय के बच्चे वहाँ रहते हैं, परिवार रहते हैं और आज 105 बच्चे में 0 ड्रॉप आउट है। ड्रॉप आउट हमारे यहाँ बहुत बड़ी समस्या है, जबकि अहिंसा ग्राम ने उदाहरण पेश करा है कि 100% शिक्षा हम कैसे दे सकते हैं। 100% वैक्सीनेशन, इम्यूनेशन जो भी होता है वह भी अहिंसा ग्राम के अंदर हुआ और वह सारे टीकाकरण से लेकर के जितने भी हमारे इंडेक्स रहते हैं जिससे हम मापदंड करते हैं विकास के, वे सारे मापदंडों को हम पूरा कर रहे हैं। आज वहाँ पर 40 से 50 महिलाएं स्व सहायता समूह बना करके विभिन्न कामों में लगी है और उनके परिवारों की आमदनियाँ बढ़ाई है। और पिछले 12 सालों के अंदर आज वहाँ पर रहने वाले कम से कम 12-13 परिवार इस स्थिति में आ चुके हैं कि उन्होंने अपने प्लाट खरीद लिए हैं, अपने मकान बना लिए हैं। तो हम ये चाहते थे कि व्यक्ति अपने ही जीवन काल में सक्षम बने और मुझे लगता है सफलता मिली। और उसी लक्ष्य को लेकर के जब रतलाम में विधायक बना तो आज 400 झुग्गी बस्ती के परिवारों को हमने EWS प्रधानमंत्री योजना में मकान दिलवाए हैं। उसमें मेरे फाउंडेशन से सहयोग करा और 4000 के करीब नए मकानों का हम निर्माण कर रहे हैं और 2024 तक रतलाम को हम झुग्गी मुक्त करेंगे। तो मुझे लगता है कि हम जो स्वप्न लेकर के राजनीति में आते हैं वो पूरा होता है। तो यह हमें आशीर्वाद के रूप में हमारे जैन संतों ने दिया और हमारे मार्गदर्शक भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने मुझे अवसर दिया कि हम इस कार्य को पूरा कर पा रहे हैं। एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा मैं आपसे चैतन्य जी। ओलंपिक चल रहे हैं, भारत के खिलाड़ी पूरा दम लगा रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की आबादी के हिसाब से मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व ओलंपिक में उतना नहीं है। हालांकि ये बात अच्छी है कि हमारे यहाँ असलम शेर खान साहब हों, अहमद शेर खान साहब हों, बाकी साई से भी हमारे यहाँ लड़के निकलते रहते हैं, लेकिन वो प्रतिनिधित्व अभी तक हम अपनी आबादी के हिसाब से नहीं दे पाए हैं। तो ये खेल चेतना मेला जो आप आयोजित कराते हैं उसमें स्वस्थ युवा आए और वो युवा देश का, मध्य प्रदेश का नाम रोशन करे और वो स्वस्थ तब होगा जब कुपोषण से दूर होगा। तो ये 2 सवाल मिला के मैं आपसे पूछ रहा हूँ। एक, रतलाम कुपोषण मुक्त हो और दूसरा, खेल चेतना मेले से आगे खिलाड़ी आगे तक पहुंचे, उसका हुनर निखरे, उसके लिए कैसे कोशिशें कर रहे हैं? 1999 में मैंने खेल चेतना मेला प्रारंभ करा। इसका मूल उद्देश्य था, जो हमारे भारत के अंदर हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ खेलों के संगठन जितने भी हैं वे प्रतियोगिता बेस है। प्रतियोगिता करवाने के बाद में वे रुक जाते हैं, जबकि हमारे यहाँ के गांव में खेल जाना चाहिए। खेल चेतना मेला हमने छोटे छोटे तहसील स्तर पर बनाए और वहाँ के बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित करी कि हर गांव के अंदर खेल हो, हर गांव का बच्चा खेले। क्योंकि जब तक हम लाखों करोड़ों बच्चों को खेलने की ओर आकृष्ट नहीं करेंगे, यह एक तरीके का, जैसा हम शिक्षा की बात करते हैं कि प्राइमरी स्कूल में बच्चा है, 8वीं तक पढ़े, 10वीं तक पढ़े, इसके बाद में अगर वह योग्यता रखता है तो वह कॉलेज में ग्रेजुएशन करे और PhD करे। तो खिलाड़ी का भी वही है, जीवन में खेल आवश्यक है। हर बच्चा पहले मैदान में आए, उसके बाद हमारा चयन प्रक्रिया हो और चयन से हम अच्छे खिलाड़ियों को निकाल करके, जैसे हम PhD करवाते हैं वैसे खिलाड़ियों को उच्च ट्रेनिंग दें। तो यह क्रम है। हम सिर्फ ऊंचे संस्थान अगर ट्रेनिंग के बनाएंगे तो वह कार्य नहीं होगा। पहले खिलाड़ियों को हमें मैदान पर लाना पड़ेगा और खेल चेतना मेला का उद्देश्य वही था। और क्रीड़ा भारती का संगठन 2009 से अखिल भारतीय स्वरूप में
है, मैं उसका कार्याध्यक्ष हूँ। और अभी हमने वही उसमें एक अभियान चलाया कि चलो गांव चले, और हर ग्राम पंचायत में पूरे देश में हम एक एक प्रशिक्षक को तैयार कर रहे हैं कि वो बच्चों को मैदान में लाए, खेल का अनुशासन समझे, खेल के नियम समझे, वो खेल के महत्व को जीवन में ले। अगर हम भारत में गांव में खेलों को लाए तो निश्चित, जो आपने कहा, मध्य प्रदेश में ओलंपिक के अंदर हमें खिलाड़ी हमारा नाम रोशन नहीं कर पा रहे हैं। अगर हमने गांव से खिलाड़ियों को मैदान पर लेकर के आए और उसके बाद उन्हें अच्छे संस्थान मुहैया कराए, और निश्चित रूप से आज हमारे बीच में जो हम देख रहे हैं, मध्य प्रदेश के अंदर हॉकी के लिए काफ़ी प्रयास हुए हैं, हॉकी एकेडमियाँ बनी है। हम क्रिकेट की एकेडमी के बारे में भी हम सोच रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से मैंने बात करी कि मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन को अपने पूरे जिलों के अंदर अच्छे टर्फ बना करके खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देना चाहिए। तो निश्चित हम खेल चेतना मेला के माध्यम से एक प्रदेश में माहौल की शुरुआत हमने करी है, और अगले भविष्य के अंदर उम्मीद है कि ओलंपिक के अंदर भी हमारे यहाँ के खिलाड़ी आएंगे। मुझे लगता है आज ही एक अखबार में छपा है, हॉकी के अंदर हमारा खिलाड़ी शायद अच्छा उसने परफॉर्म करा है। तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की भूमिका रहती है, परंतु आज और काम की आवश्यकता है जिसे निरंतर आगे बढ़ाना चाहिए। जी चेतन जी, मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं आपका, बहुत धन्यवाद आपका। आप हमारे साथ आए, रतलाम के विकास की आज हम बात कर रहे हैं और वो चर्चा बिना आपकी अधूरी थी। तो आप हमारे साथ आए और आपने अपने बातें रखी, और हम उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह से जी कुपोषण हाँ, कुपोषण का सर मैंने आपसे पूछा था वो सवाल, तो वो आप उसमें अगर बताना चाहें कुछ कि कुपोषण दूर करने के लिए फिलहाल अभी जी ये क्योंकि कुपोषण की समस्या हमारे देश के इंडिकेटर पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी देश की गणना करी जाती है तो दो बड़े सिद्धांत हैं कि एक तो संस्थागत प्रसव, कितनी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो रही है, और कितना माल न्यूट्रिशन है। तो कुपोषण हमारे भारत के इंडिकेटर्स में हमें बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु रखता है। और रतलाम में मैंने शुरुआत करी, मेरे फाउंडेशन के माध्यम से हमने थर्ड मील के रूप में जब हमने शुरुआत करी तो करीब करीब सारे वॉलंटियर्स आंगनवाड़ी पर हमने लगाए और उनका मॉनिटरिंग करा, और उन माताओं को प्रशिक्षित करा कि बच्चों के 8 साल तक 6 साल तक के जीवन में शुरुआत में अगर उनकी बुनियाद अच्छी बनती है, जैसा मकान बनाने में उसकी नींव अच्छी डले तो मकान 100 साल का होता है, नहीं तो 25 साल में मकान हमारे सामने टूटने लगता है। ऐसा ही जीवन की शुरुआत अगर 6 साल तक बच्चा कुपोषित नहीं रहे तो उसको जीवन भर कई बीमारियां नहीं लगती है, या वो बीमारी से जो इम्यूनिटी की आज बात आ रही है उसके अंदर नेचुरल इम्यूनिटी डेवलप होती है। तो वह कार्य हमने प्रारंभ करा। रतलाम नगर में 2700 बच्चे थे, हमने 6 माह तक उसका कार्यक्रम चलाया। थर्ड मील के रूप में एक भोजन, एक प्रोटीन की युक्त मिठाई उनको दी, और उन बच्चों को आंगनवाड़ी में बिठा करके खिलवाया। और हमारे वॉलंटियर्स और हमारे व्यक्तिगत टीम वहाँ गई, उसमें से सबसे बड़ा लाभ जो हमें दिखा कि 1400 बच्चों को हमने 60% बच्चों को निकालना, ये अपना आप में बहुत बड़ा कीर्तिमान है। और मुझे उम्मीद थी कि हम अगले 1 साल के अंदर पूरे रतलाम को कुपोषण मुक्त करके एक ऐसा उदाहरण पेश करेंगे कि हमारे देश के बच्चों का भविष्य एक स्वस्थ शरीर की या खेल की भावना अलग बात है, परंतु स्वस्थ शरीर पहले होना आवश्यक है। वह कुपोषण का हम कार्यक्रम चलाएंगे। कोरोना के कारण से वह कार्यक्रम रुका हुआ है, परंतु निश्चित तौर पे हमें जो पहली सफलता मिली है उसी सफलता के माध्यम से अगले सालों के अंदर हम कुपोषण से एक ऐसा मॉडल देंगे जो पूरे देश के अंदर लागू करके हम देश को इस बहुत बड़े कलंक से मुक्ति दिलवाएंगे। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क होता है, और जब मस्तिष्क स्वस्थ होता है, दिमाग स्वस्थ होता है, तो फिर व्यक्ति में स्फूर्ति ऊर्जा होती है, वो खेल की तरफ बढ़ता है। और हम चाहेंगे कि यहाँ का हर बच्चा एक मजबूत युवा बने और फिर वो रतलाम का नाम रोशन करे, उद्योग के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, या किसी राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में भी। बहुत धन्यवाद आपका चेतन जी, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत धन्यवाद।